चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है हमारे चैनल की पिछली वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आई होंगी और आप उसको काफ़ी एंजॉय भी किया होगा, आप उससे बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा। उसी के क्रम में हम आज एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं जो है संबंधित लासा और मासा से। इसमें हम पहले जानेंगे लासा और मासा है क्या, और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे और उनके अनुप्रयोग भी देखेंगे कि डिफरेंट चैप्टर्स में इनके अनुप्रयोग कैसे कैसे होते हैं। इनके अनुप्रयोग अनुपात में भी आएंगे, परसेंटेज भी आएंगे, यानी ये इनके लासा मासा के अनुप्रयोग इसमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में भी आएंगे, यानी हर जगह आएंगे इसके। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस नए चैप्टर के साथ। इस एक क्रम में सबसे पहले आता है इसका पूरा नाम, मासा और लासा। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक होता है। अब इसमें हम शुरुआत करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पहले देखेंगे, फिर इसके बाद हम मासा और लासा की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं शब्द है अपवर्तक। अपवर्तक ये है क्या? तो अपवर्तक का मतलब हुआ, सीधी सीधी इसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए हम अपवर्तक के लिए एक संख्या लेते हैं 12। अब अपवर्तक वे संख्याएं हैं, पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, और ज़्यादा ज़रूरी है हमको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना, ना कि उसके तथ्यों को थियरी को रटने से कोई फ़ायदा नहीं। आप तथ्यों को समझें इसमें। यानी ये जो 12 संख्या है, इसके अपवर्तक कौन कौन से हैं यह हम देखेंगे। इसके अपवर्तक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यहाँ से इस संख्या 12 के अपवर्तक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये 6 संख्याएं हमारी इसकी अपवर्तक हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से देखकर पता चल रहा है अपवर्तक का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं के पहाड़े में 12 आना चाहिए। यानी जो अपवर्तक हैं, दी गई संख्याओं के जो अपवर्तक हैं, इनके पहाड़े में ये 12 आएगा। यानी 12 का अपवर्तक ऐसी संख्याएं होंगी जिनके पहाड़े में ये 12 आएगा। तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 18 का। 18 का अपवर्तक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6, 9 और 12, 18। इसमें 18 हो जाएगा, 18। यहाँ 18 के अपवर्तक हो जाएंगे। फिर इसके बाद मान लीजिए एक और संख्या ले लेते हैं इसमें 21, 32 ले लेते हैं। 32 का अपवर्तक हो जाएगा 1 से भाग चली जाएगी, 2 से भाग चली जाएगी, 3 से नहीं जाएगी, 4 से भाग चली जाएगी, और 5 से नहीं जाएगी, 6 से नहीं जाएगी, अब 8 से जाएगी, 8 से जाएगी, फिर 16 से जाएगी, 16 से जाने के बाद अब ये 32 से जाएगी। ये हमारा अपवर्तक हो गया। यानी संख्या में जिन संख्याओं से भाग चली जाए वे संख्याएं अपवर्तक कहलाती हैं। अब जैसे 12 में 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से भाग चली जाएगी तो ये अपवर्तक कहलाएंगे। दूसरा इसमें फैक्टर आता है समापवर्तक। समापवर्तक दूसरा है शब्द समापवर्तक। समापवर्तक का मतलब ये हुआ, अब इसमें हम देखेंगे 12, 18, 32 में जो कॉमन है वो यहाँ लिख देंगे। जैसे तीनों में 1 कॉमन है, और फिर 2 भी कॉमन है, और इसमें 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, और कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है।
और कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं। तो इसके यानी हम अगर यहाँ बात करते हैं 12 और 18 की, तो हम इसके दो ग्रुप बना लेते हैं समापवर्तक में, 12 और 18। 12 और 18 के समापवर्तक हम यहाँ से लेंगे। तो इसमें 1 है, 2 है, और इसमें 3 भी है और 6 भी है। बस इतने समापवर्तक हैं। हम यहाँ 32 का नहीं लेंगे, 32 को हटा दे रहे हैं, 32 का नहीं लेंगे। अब केवल समापवर्तक 12 और 18 के समापवर्तक, यानी 12 और 18 के जो अपवर्तक हैं उनमें से कौन कौन से दोनों में हैं। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये समान होंगे। अब इसमें आखिरी शब्द आता है महत्तम। महत्तम समापवर्तक ये है, यानी इनमें 12 और 18 में जो महत्तम समापवर्तक, हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको समझने के लिए है। अब इसमें महत्तम समापवर्तक 12 और 18 के लिए महत्तम समापवर्तक क्या है। तो इसमें जो समापवर्तक है उसमें जो महत्तम संख्या है वो हमारी यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। अब यहाँ पे जो महत्तम समापवर्तक है हम इसको लिख सकते हैं मासा। मासा हो जाएगा 6। फिर से इसको देख लें। अपवर्तक का मतलब एक संख्या में जितने संख्याओं से भाग चली जाती हैं वे सभी अपवर्तक होते हैं। एक संख्या में जितनी संख्याओं से भाग चली जाती है वे सभी अपवर्तक होते हैं। यहाँ पे समापवर्तक ऐसी संख्याएं, ऐसी कॉमन संख्याएं जो दो संख्याओं में भाग दे सकें, जिनसे भाग दो संख्याओं में चली जाए, वे सभी संख्याएं दी गई दोनों संख्याओं की समापवर्तक होती हैं। अगला है महत्तम समापवर्तक। दो दी गई संख्याओं में एक ऐसी बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी हो, जिस संख्या से दोनों भाग चली जाए। यहाँ पे दोनों में भाग चली जाए, यानी अब 12 में और 18 में 6 से भाग देने के बाद किसी और संख्या, किसी और कॉमन संख्या से दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाएगी। तो ये जो 6 है वो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मासा के लिए आपको अपवर्तक जानना जरूरी है, समापवर्तक जानना जरूरी है। इसके बाद लास्ट में आता है महत्तम समापवर्तक। आप इससे थियरी के माध्यम से आप क्लियर समझ गए होंगे आखिर में, यानी मासा है क्या, मासा का कॉन्सेप्ट आप क्लियर आ गया होगा, मन में समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं लासा। लासा है क्या पहले ये जानेंगे। पहले हम यहाँ अपवर्त देखेंगे। अपवर्त है क्या। अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा। अपवर्त का मतलब पहाड़ा। अब इसमें अपवर्त का मतलब पहाड़ा हुआ, तो मतलब हम यहाँ ले लेते 6। 6 के अपवर्त 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42। मान लीजिए यहाँ तक का। फिर यहाँ हम ले लेते हैं 9 का। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63। मान लीजिए यहाँ तक का है। अपवर्त हो गया। तो ये तो अनंत तक जाएगा, ये तो अनंत तक जाएगा, चलता जाएगा। और यहाँ पे अपवर्त के बाद हम लेंगे समापवर्त। यहाँ पे हो जाएगा समापवर्त। इसमें समापवर्त में अब ये दी गई संख्याओं के पहाड़े में जो जो संख्याएं कॉमन हो यहाँ रखेंगे। तो यहाँ देखें, पहला 6 और पहले 18 कॉमन है, 18 कॉमन है, तो यहाँ 18 रख देंगे। फिर इसके बाद 36 कॉमन है, 27 नहीं 36 कॉमन है, 36 कॉमन है, 36 रख देंगे। लास्ट में यहाँ पे
यहाँ पे 54 भी हो जाएगा। तो यानी अब जो कॉमन संख्याएं हैं 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72 भी आगे यहाँ से मिलेगा, 90 भी मिलेगा। ये भी अनंत तक चलता जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब ये दोनों चीज़ें अपवर्त पहाड़ा हो गया। समापर्त मतलब इन दोनों पहाड़ों में जो कॉमन होगा वो यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पे लिखना, हम ये देखना है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्ती। यहाँ ध्यान देंगे वर्तनी में अंतर है, यहाँ पे समापवर्तक है, वहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य है। समापवर्त्य, यहाँ लघुत्तम समापवर्त्य होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ बड़े तो कई होंगे लेकिन सबसे छोटा एक ही होगा, इससे छोटा कोई नहीं है, तो इसमें लघुत्तम समापवर्त्य यानी जो लासा होगा ये हमारा हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आंसर। फिर से इसको रिवाइज करने, अपवर्त्य का मतलब हुआ पहाड़ा, और जैसे 6 का पहाड़ा, 6 से लेके आगे तक 6 बाय 6 18 ये सब आगे पहाड़ा, 9 का पहाड़ा ले लेंगे। फिर इसमें समापवर्त्य का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 18, 36, 54, 72, 90 ये सब उसमें से कॉमन निकलेंगे। तो इसमें फिर से हमें जो सबसे छोटा है वहाँ रख देना है। तो लघुत्तम में यानी लघुत्तम मतलब सबसे छोटा जो समापवर्त्य होगा वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा 18। तो ये तो हुआ, ये तो बात हुई कि मासा और लासा में अंतर क्या है और वो दोनों चीज़ें हैं क्या। इसमें अभी तक हमने ये सीखा है। आगे की तरफ चलते हैं और इसको किस तरह से हम निकाल सकते, ज्ञात कर सकते हैं। अभी तो ये मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट है, थियरी है। अभी तो ये कॉन्सेप्ट है, एक थियरी है। तो इसमें धीरे धीरे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, क्वेश्चन जटिल होते जाते हैं। तो आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जितनी बार रिवाइज करेंगे उतने ठीक से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये आपके बड़े क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगा, उसमें आप आराम से क्वेश्चंस को इत्मीनान से आराम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे के क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे ये मासा किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने दो चीज़ें सीखी हैं, एक लासा और एक मासा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मासा किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें दो संख्याएं दी जाती हैं, एक 8 दिया जाता है, एक 12 दिया जाता है। मासा ज्ञात करना है। इसको 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला है गुणनखंड, गुणनखंड विधि, आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा गुणनखंड विधि को समझ लें। गुणनखंड विधि में ये हो जाएगा 8 के कितने गुणनखंड होंगे, ये हो जाएंगे। और इसमें 12 के कितने होंगे, 2 × 2 × 3। इसमें हो जाएगा मासा, मासा हो जाएगा। इस पर जो कॉमन होगा ले लेंगे, कॉमन 2, कॉमन 2, और जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ देंगे। बस यही हमारा हो जाएगा 4। ये गुणनखंड विधि हुई, यानी हम जो चीज़ें कॉमन होंगी दोनों गुणनखंड में वही रखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6, और इसमें ले लेते हैं 12 और 15 का ले लेते हैं। 12-15 में तो मान लीजिए इसमें 12-15 का ना लेके कुछ और एग्जांपल ले लें। 24 ले लेते हैं, 24, 26, 27, 28 ले लेते हैं। 28 ले लें। इसमें 12 के गुणनखंड 2, 2, 3, 28 के गुणनखंड 2, 2, 7। तो इसमें ये मैच कर जाएगा, मासा हो जाएगा 2, ये मैच कर जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 4, आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें ये तो गुणनखंड विधि के हुए हैं, ये हमारा गुणनखंड विधि का हुआ, इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन ये छोटे क्वेश्चंस के लिए अप्लाइड किया जा सकता है, बड़े क्वेश्चन में ये विधि हमारी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये गुणनखंड करना भी टेढ़ा हो जाएगा। दूसरा है भाग विधि। भाग विधि फर्स्ट। भाग विधि में हम इसको जैसे इस तरह से लिखते हैं, 8 और 12 भाग देते हैं, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4,
यहाँ जितना आंसर आएगा हमारे का 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 2 तियाँ, 2 से करेंगे। अब बस यहीं रहने थे, जहाँ पे ये दोनों सहअभाज्य आ जाएं। आप हमारे चैप्टर के शुरुआत में जो हमने संख्याओं को सीखा था उसमें हमने अभाज्य संख्याएं यानी भाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याओं के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की थी और उसमें भली बात सीखा था ये संख्या है क्या। तो आप वो चैप्टर फिर से रिवाइज करके आप देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा सहअभाज्य का मतलब क्या। फिर भी यहाँ रिपीट कर दिया जाता है। सहअभाज्य का मतलब एक ही संख्या से दोनों संख्याओं में भाग ना जाए, तो ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य कहलाएंगी। तब तक भाग देना है जब तक ये सहअभाज्य ना हो जाए। तो ये हो जाएगा इसका मासा 2 गुणे 2 यानी ये हो जाएगा 4। फिर अगर इसका ज्ञात करना हो तो उसी स्टेप से सेम स्टेप में ये वाला क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। 12 और 28 में सीधी सीधी वही बात है। 2 6 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। बस यहीं बंद हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे मासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4 आंसर। फिर ये तो हमारी भाग की पहली विधि हो गई। भाग विधि ये हो जाएगी दूसरी। भाग की दूसरी वृद्धि में आप ये देख लें, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। 8 एकन्ने 8 4 आ जाएगा। अगर इस 4 से इसमें भाग चली जाती है तो ये हमारा हो जाएगा मासा। अगर भाग नहीं जाएगी, इससे पूरी भाग नहीं जाती है, तो फिर से एक बार ये लाएंगे यहाँ, फिर से भाग देंगे। इससे भाग देंगे, जो शेष बचेगा शेष से भाग देते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसमें है 12 से भाग देंगे 28 में। 12 दूनी 24 हो जाएगा, बचेगा 4। अब इस 4 से 12 में भाग देंगे, भाग अगर चली जाती है तो ये वाला मासा हो जाएगा। कट हो गया। 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा मासा आपका, ये मासा आपका हो जाएगा 4 आंसर। तो ये तरीके आपके हैं मासा ज्ञात करने के। आप इन 3 तरीकों से आप मासा ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका था और ये हमारा तीसरा तरीका था। हम 3 तरीकों से मासा ज्ञात कर सकते हैं और इस विधि को बड़े क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में लगा के आजमाएं। ये विधि आप बड़ी संख्याओं के साथ आराम से अप्लाई कर सकते हैं और ये विधि भी आप बड़ी संख्याओं के साथ आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये विधि आप बड़ी संख्याओं में नहीं कर सकते, छोटी संख्या में कर सकते हैं। तो आप ये तीनों विधियाँ आप भली बात सीख लें किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम इन विधियों की चर्चा बारी बारी से करते चलेंगे। तो आगे के क्रम में चलते हैं। हम लासा ज्ञात करने के तरीके के बारे में सीख लेते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लासा के बारे में। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है लासा ज्ञात करने का। पहले लासा ज्ञात करने के तरीके को सीख लें। लासा ज्ञात करना। मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, यानी यहाँ पे लासा में 7 हैं, यहाँ पे 6 है और 15 है। 2 संख्याएं हैं, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, तो इनका लासा ज्ञात करना। जो लासा यहाँ मिलेगा वो एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें इसके पहाड़े में भी आ जाए, इसके पहाड़े में भी आ जाए, यही करना है। तो हम क्यों ना इसका पहाड़ा पढ़ते जाएं, इसका पहाड़ा पढ़ते जाएं, जहाँ पे दोनों मिल जाएं वही इसका लासा हो जाएगा, ये होगा। तो इसका पहला तरीका है। पहले तरीके में यहाँ पे 6 और 15, इसमें भाग विधि 3 से भाग दें, 3 दूनी और 3 पच्चे, और 2 से जब यहाँ पे सहभाज्य मिल जाए तो छोड़ सकते हैं। 1 और 5, 5 से 1 और 1। अब यहाँ 1 1 आ गया, गुणा कर दें, लासा बराबर हो जाएगा 3 2 5, तो 6 25 30 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप
लासा ज्ञात कर सकें। दूसरा तरीका है 6 का पहाड़ा पढ़ें और 15 का पहाड़ा पढ़ें। 6 दूनी 12, यहाँ पे 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 पचे 30, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75। ये इसमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी वो मिला लेंगे, ये हो जाएगा लासा। लासा हमारा हो जाएगा 30, यानी हमको सबसे छोटी संख्या पकड़ के चलना है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। तो आप लासा को हम क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको शॉर्ट तरीका भी बताते चलेंगे। ये तो आपका था लॉन्ग तरीका, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में था, किस तरह से हम लासा क्या है, मासा क्या है, उसकी छोटी सी झलक थी। उसमें हम कैसे किस तरह से उस लासा और मासा को पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम जब क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हम शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारे वनडे के एग्ज़ाम्स में वो आसानी से कर सके विद इन 10 to 20 सेकेंड्स। हमको क्वेश्चन विद इन 10 to 20 सेकेंड्स में ही करने हैं, इसलिए ये हम लंबा तरीका नहीं आजमाएंगे, शॉर्ट तरीका ही आजमाएंगे। आगे चलते हैं। अगला है इन दोनों में संबंध क्या है, लासा और मासा में संबंध। इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इसमें संबंध है, इसमें हम ले लेते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा। ये हो जाएगा, ये फार्मूला आपका है, इसको याद रखें। यानी हम अब पहली संख्या लेते हैं दूसरी संख्या, तो इसमें इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने अभी देखा, हमने एक संख्या 6 ली और एक संख्या हमने 12 ली, 6 और 12 ली। तो इसमें 6 पच्चे 30, लासा हो जाएगा 30 और मासा हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। और 15 छक्का 90 गुणा कर देंगे, यहाँ पे 90 यहाँ भी आ जाएगा और 90 यहाँ भी आ जाएगा। तो यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर दें तो लासा और मासा आपका आसानी से मिल जाएगा। अगला फार्मूला है वो भिन्नों। अगला है भिन्नों का लासा। इसमें हो जाएगा पहले अंश का लासा बटे हर का मासा, एक ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा भिन्नों का मासा बराबर हो जाएगा अंश का मासा बटे हर का लासा, ये हो जाएगा। अब ये तीनों फार्मूले आप याद रख ले, किस तरह से किसको क्या करना है, क्लियर समझ ले इसको। और इसी पर बेस्ड जो सारे क्वेश्चन मासा और लासा के होंगे इसी पर आने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फार्मूले, बेसिक थ्योरी, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनको आप क्लियर समझ लें और उसको बार बार प्रैक्टिस में ले आएँ, जिससे ये आगे के जो चैप्टर्स में क्वेश्चन आएंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, आप उसमें ये थियरी आपको बार बार रिवाइज ना करनी पड़े। आप तुरंत ही क्वेश्चन देखकर आपके माइंड में जो बेसिक थियरी है लासा और मासा की, वो तुरंत रिवाइज हो जाए और क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएँ। आगे हम इस रिलेटेड क्वेश्चन लेके पुनः उपस्थित होंगे अगले भाग के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।